नमस्कार, मैं सारिका पंकज। निर्माण एक्सप्लेनर्स में आज आप सबके लिए राफेल लड़ाकू विमान की विस्तृत जानकारी लेकर हाजिर हूं। आज की दुनिया में किसी हथियार से जैसी अपेक्षा होती है, राफेल उनमें ऑलराउंडर है। एयर डोमिनेंस का बादशाह, पलक झपकते एक्शन में माहिर, रक्षा भी कर सकता है, साथ साथ दुश्मन को खुद की रक्षा करने का मौका भी नहीं देता। जिस विमान की खरीद पर अंतहीन राजनीति हुई, वो विमान भारत की सीमा में प्रवेश कर चुका है। आइए आपका परिचय राफेल से कराते हैं। आइए सबसे पहले हम आपको राफेल के भारत आगमन का पूरा रास्ता समझाते हैं। 27 जुलाई को 5 राफेल जेट ने फ्रांस के स्ट्रेस से टेक ऑफ किया और आबू धाबी के नजदीक अल्द्राफा में फ्रेंच एयरबेस पर लैंड किया। ये उड़ान 10 घंटे की रही। फ्रांस द्वारा 2 एयरबस मिड एयर रिफ्यूलर्स इनके साथ आबू धाबी तक भेजे गए। क्योंकि 10 घंटे की उड़ान में ईंधन की आवश्यकता होती है, राफेल में हवा में ही ईंधन भरने की सुविधा भी है। अगली सुबह राफेल विमान ने आबू धाबी से भारत में हरियाणा के अंबाला एयरबेस के लिए उड़ान भरी। इस रास्ते पर ईंधन भरने के लिए भारतीय मिड एयर रिफ्यूलर्स राफेल के साथ साथ आए। इसकी पूरी ट्रेनिंग फ्रांस ने ही दी है। राफेल को भारतीय पायलट द्वारा ही लाया गया है। शुरुआती प्लान के अनुसार राफेल कई देशों में रुकते रुकाते आने वाला था, लेकिन कोविड-19 की परिस्थिति को देखते हुए केवल एक हॉल्ट तय किया गया। वैसे तो राफेल विमानों को मई में ही आ जाना था, लेकिन कोविड-19 के कारण ये देरी हुई। इसकी भरपाई के लिए फ्रांस ने मिसाइलों की डिलीवरी अक्टूबर की जगह जुलाई में की है, यानी कि 3 महीने पहले। जो मिसाइल उसकी अपनी वायुसेना के लिए थे, उन्हें अब वो जरूरत को देखते हुए भारतीय वायुसेना को दे रहे हैं। ये मिसाइलें राफेल की ताकत का हिस्सा हैं। योजना के अनुसार युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार ये राफेल LAC के पास तैनात किए जाएंगे और इसके साथ ही आ रही मिसाइलों से चीन की नींद उड़ना तो बिल्कुल तय है। बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी कि BVR एयर टू एयर मिसाइल मेटियोर, जो 120 किलोमीटर दूर के टारगेट को हिट कर सकता है। राफेल में लगा ये मेटियोर मिसाइल 100 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के एयरक्राफ्ट को बिना उसकी सीमा में प्रवेश किए गिरा सकता है। और लॉन्ग रेंज एयर टू ग्राउंड स्टैंड ऑफ क्रूज मिसाइल स्कैल्प, जो 600 किलोमीटर दूर तक निशाना साध सकती है। स्कैल्प मिसाइल अपने एयर स्पेस में रहते हुए दुश्मन देश में कई किलोमीटर भीतर तक नुकसान पहुंचा सकती है। यानी बालाकोट जैसे ऑपरेशन के लिए भारतीय वायुवीरों को सरहद पार करने की जरूरत ही नहीं होगी। साफ तौर पर बताएं तो जो राफेल भारत आ रहे हैं, वो युद्ध के लिए बिल्कुल रेडी हैं। आइए अब हम आपको इसकी एक एक खासियत से रूबरू करवाते हैं। राफेल 100 किलोमीटर के दायरे में एक साथ 40 टारगेट को ढूंढ निकालने की क्षमता रखता है। वो एक साथ कई भूमिकाएं निभा सकता है। रक्षा में अव्वल, आक्रमण में अचूक। इसमें स्पेक्ट्रा नाम की एकीकृत डिफेंस एड प्रणाली है, जो दुश्मन के सिग्नल्स को जाम भी कर सकती है। जब राफेल का निर्माण किया गया था तो फ्रांस में उस समय 7 तरह के लड़ाकू जहाज इस्तेमाल किए जाते थे। फ्रांस चाहता था कि एक ऐसा विमान विकसित किया जाए जो सबकी भूमिका अकेले ही निभा सके। अब आप समझ सकते हैं कि यह फाइटर कितना शक्तिशाली होगा, जो अकेले 7 विमानों पर भारी पड़ता है। अब हम आपको बताते हैं कि ये क्या क्या कर सकता है। राफेल फाइटर्स एयर डिफेंस और एयर सुपेरियरिटी में सक्षम है, यानी कि रणभूमि में हवाई क्षेत्र पर संपूर्ण नियंत्रण रखता है। दुश्मन पर राफेल युद्ध की स्थिति में सामरिक दबदबा बनाए रखते हैं। एंटी एक्सेस या एरिया डिनायल आधुनिक युद्ध में बहुत मायने रखते हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि दुश्मन को इस कदर बांध देना कि वो जमीन या आसमान में मूवमेंट ही न कर सके। इतना ही नहीं, टोही विमान की भूमिका में भी राफेल बेमिसाल है। वो दुश्मन के इलाके को गुपचुप परखता है, उसका नक्शा रियल टाइम हासिल करता है, उसके ठिकाने की पूरी जानकारी हासिल कर लेता है। क्लोज एयर सपोर्ट देने में राफेल फाइटर्स का जवाब नहीं। जमीन पर लड़ रहे सैनिकों को अगर आसमान से सहायता मिलती है तो युद्ध की दिशा बदल जाती है। राफेल दुश्मन के उन ठिकानों पर सटीक निशाना साध सकता है जो अपनी सेना को निशाना बना रहे होते हैं और आने वाले खतरों को हवा में ही नष्ट कर सकते हैं।
राफेल डायनामिक टारगेटिंग कर सकता है, यानी योजना से परे अगर कोई नया टारगेट अचानक से सामने आता है तो उसे ध्वस्त करके चलते जाना। आकस्मिक शब्द का अभेद्य निराकरण राफेल है। हवा से जमीन पर राफेल का निशाना सटीक होता है और कभी नहीं चूकता। सबसे महत्वपूर्ण बात इस युग के लिए कि राफेल में न्यूक्लियर डेटरेंस यानी कि परमाणु निरोध की भी काबिलियत है। ये एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो हर तरह के मिशन के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। ये ऑलराउंडर है, फोर्स मल्टीप्लायर है, यानी कि सैन्य शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। टोही विमान के हिसाब से राफेल कितना कारगर है वो भी समझिए। राफेल एक साथ कई एयर टारगेट को ढूंढ सकता है, चाहे दुश्मन ने जैमर्स ही क्यों न लगाए हों या फिर मौसम कैसा भी हो। जहां परिस्थितियां ऐसी हों कि कुछ भी दिखाई न दे रहा हो, वहां भी राफेल रियल टाइम में 3D मैप जनरेट कर सकता है। राफेल के अलावा किसी भी नए जनरेशन फाइटर्स में ये फंक्शन नहीं है। विमान में लगे सेंसर की मदद से ये विमान जमीन पर खतरे से सचेत रहता है और उनसे बचता हुआ निकलता है। जरूरत पड़ने पर उन्हें नष्ट भी कर सकता है। राफेल के ये सेंसर आसमानी खतरे से उसे आगाह कर देते हैं और इस वजह से वो बाकी विमानों पर हमेशा भारी रहता है। राफेल की अधिकतम रफ्तार है 1400 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका वजन है 10 टन और ईंधन के साथ कुल 24.5 टन वजन उठाने में सक्षम है। ये उसका अपना ईंधन 4.7 टन, यानी रिफ्यूलिंग के लिए 6.7 टन ईंधन, यानी आसमान में ही एक राफेल दूसरे राफेल में ईंधन भर सकता है। राफेल का विंग स्पैन यानी कि पंखों का फैलाव जो है वो 10.90 मीटर है। इसकी लंबाई 15.30 मीटर, ऊंचाई 5.30 मीटर और ये 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। भारत अधिकतर रूसी विमानों का इस्तेमाल करता है। राफेल एक यूरोपीय फाइटर है। इनका मूल फर्क आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि रूसी विमानों को डिजाइन किया जाता है और उसमें पायलट को फिट किया जाता है, यानी पायलट को विमान के हिसाब से ढलना होता है। यूरोपीय विमानों को पायलट के हिसाब से डिजाइन किया जाता है, यानी कि ये उड़ाने में और ऑपरेट करने में ज्यादा सहज होते हैं। भारत ने फ्रांस से 36 राफेल का सौदा किया है। राफेल के 2 स्क्वाड्रन जल्द तैनात होंगे। पहला स्क्वाड्रन होगा अंबाला एयरबेस पर तैनात गोल्डन एरोज। इस 17वीं स्क्वाड्रन को 2016 में सेवानिवृत्त माना गया था, क्योंकि जिस मिग 21 को ये उड़ाया करते थे वो फेज आउट हो चुके थे। इस स्क्वाड्रन के शौर्य की कई कहानियां हैं। 1999 कारगिल युद्ध में पूर्व एयर चीफ BS धनोआ ने इसे कमांड किया था। अब ये वीरता का एक नया अध्याय लिखने की तैयारी कर चुका है। अब आइए समझते हैं कैसे हुई थी राफेल की डील। अगस्त 2007 में 126 फाइटर्स हासिल करने के लिए भारत की ओर से एक RFP जारी किया गया था ताकि कंपनियां आवेदन कर सकें। इनमें से 18 फाइटर विमानों को इस्तेमाल के लिए तैयार स्थिति में खरीदा जाना था और बाकी 108 को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत HAL में बनाया जाना था। 6 उत्पादकों ने अपना प्रपोजल दिया। ये थे बोइंग सुपर हॉर्नेट, लॉकहीड मार्टिन F-16, फाइटिंग फाल्कन, MiG-35, साब JAS ग्रिपेन, यूरोफाइटर टाइफून और दसां राफेल। हर पैमाने पर आंकने के बाद मुकाबला 2 कंपनियों के बीच रह गया, फ्रांस की दसां राफेल और यूरोपीय कंसोर्टियम का यूरोफाइटर। 31 जनवरी 2012 को कम लाइफ साइकिल कीमत और सबसे कम बोली को देखते हुए राफेल को विजेता घोषित किया गया। इसके फौरन बाद ही दसां से बातचीत शुरू हो गई, लेकिन बात बन नहीं पाई और 2014 में इस डील को लगभग खत्म मान लिया गया। तब तत्कालीन रक्षा मंत्री AK एंटोनी ने सार्वजनिक रूप से इसे स्वीकारा भी, हालांकि तब उन्होंने पैसे की कमी का हवाला दिया था। राफेल क्यों जरूरी है? एक समय में एयरफोर्स में कम से कम 39.5 स्क्वाड्रन होने चाहिए और 44 स्क्वाड्रन देश की रक्षा की स्वस्थ स्थिति को बयां करता है। आसान भाषा में कहें तो एक फाइटर स्क्वाड्रन विमानों का बेड़ा होता है जिसमें 18 विमान शामिल होते हैं। हालांकि भारत के पास 45 स्क्वाड्रन केवल 1980 के दशक में हुआ करते थे, जिसके बाद इनके आधुनिकीकरण के संजीदा प्रयास नहीं हुए।
नतीजा ये कि 1990 तक इनमें कई विमान तकनीकी तौर पर पुराने होने लगे और उड़ान के लिए खतरनाक की श्रेणी में आ गए। इन्हें बदल देने की जरूरत बढ़ने लगी, लेकिन इस काम को प्राथमिकता नहीं दी गई। अब हमारी सेना के पास विश्व का आधुनिक 5th जनरेशन लड़ाकू विमान उपलब्ध है। ये थी विस्तृत जानकारी राफेल की। अन्य समसामयिक विषय पर हम चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद।